हेलो स्टूडेंट्स। तो जो अब तक हम पढ़ चुके हैं वो हम सेकेंड यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सबसे पहले बच्चों हमने करंट के बारे में जाना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इनोन एज करंट। हमने उसकी यूनिट देखी, डेफिनेशन देखी, फिर हमने करंट के टाइप से कन्वेंशनल इलेक्ट्रॉनिक, मैं इसको समराइज कर रहा हूँ थोड़ा बहुत। और उसके बाद हमने फिर डायरेक्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की देखी, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इन द absence ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इन द absence ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर बच्चों हमने ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा और ओम्स लॉ पढ़ते पढ़ते हम यहाँ तक पहुंच गए थे लास्ट टॉपिक में, यानी कि जब हम लास्ट टाइम की बात करें तो हम यहाँ तक R इक्वल टू एम डिवाइड बाय एम एल एन ई का स्क्वायर टू ए एंड रो इक्वल टू एम एन ई स्क्वायर टू। बच्चों लास्ट टॉपिक की बात करें तो हमने रेजिस्टेंस क्या होता है हमने जाना था, जो करंट के फ्लो को रोके, जो चार्ज के फ्लो को रोकता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? रेजिस्टेंस। क्या होता है बच्चों? रेजिस्टेंस। ठीक है, आज हमने एक चीज और नोट की यहाँ पे, जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ और एरिया के साथ साथ एन और टो पे भी डिपेंड कर रहा है। मैंने लास्ट टाइम आपको क्या बताया था, जो रेजिस्टेंस होता है वो 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है, 4 फैक्टर पे, एल ए एन टो, एंड रेजिस्टिविटी 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है, एन एंड टो, एन एंड टो। देखिए बच्चों, लास्ट अगर हम चैप्टर की लास्ट टॉपिक की बात करें, लास्ट अगर फ्लैशबैक में जाएं, जो पिछला वीडियो था उसमें क्या था, R is directly proportional to L and inversely to area। जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली टू क्या होता है? लेंथ, एंड इनवर्सली टू एरिया। जितनी ज्यादा लेंथ बढ़ेगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जितना लेंथ एरिया बढ़ेगा उतना रेजिस्टेंस घटेगा। लेंथ घटेगी, रेजिस्टेंस घटेगा, एरिया घटेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ये हम पढ़ के आ चुके हैं। अब इस टॉपिक के अंदर हम ध्यान से देखें तो रेजिस्टेंस है वो एन और टो पे भी डिपेंड कर रहा है, एन और टो पे भी डिपेंड कर रहा है। रेजिस्टिविटी की बात करें बच्चों तो रेजिस्टिविटी एल और ए पे डिपेंडेंट नहीं है, आपके सामने, क्योंकि इसके फॉर्मूले में एल और ए नहीं आया। यानी कि अगर कोई वायर है, अगर हम उसकी लेंथ और एरिया चेंज करें, अगर किसी वायर की लेंथ और एरिया चेंज करें तो रेजिस्टेंस पे तो इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन रेजिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रेजिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। क्लियर पॉइंट बच्चों? अब क्या है, हमने देखा कि लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटेगी रेजिस्टेंस घटेगा, क्योंकि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L के। अगर हम यहाँ पे बात करें तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? लेंथ के। अगर हम एरिया की बात करें तो R इज इनवर्सली टू एरिया है, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी कि एरिया बढ़ेगा रेजिस्टेंस घटेगा, एरिया घटेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगर हम n की बात करें तो R इज इनवर्सली टू क्या है? n। R इज इनवर्सली टू क्या है? n। n क्या है? नंबर ऑफ कैरियर्स, चार्ज कैरियर बोल लो, ये क्या होते हैं बच्चों? ये सब्सटेंस टू सब्सटेंस वेरी करते हैं, सब्सटेंस टू सब्सटेंस वेरी करते हैं। कहने का मतलब क्या है, मेटल है, मेटल के लिए जो n होगा क्या होगा? ज्यादा, और वुड के लिए n क्या होगा? कम। जिसके लिए n ज्यादा उसके लिए रेजिस्टेंस कम, जिसके लिए रेजिस्टेंस कम उसमें करंट ज्यादा। अगर हम मेटल और वुड, मतलब कि किसी मेटल की बात करें और लकड़ी की बात करें तो क्या होगा बच्चों? मेटल में रेजिस्टेंस क्या होता है? कम, तो करंट क्या होता है? ज्यादा। कैसे होता है? क्योंकि मेटल के अंदर जो चार्ज कैरियर होते हैं, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? ज्यादा, एन ज्यादा, तो आर रेजिस्टेंस कम और करंट ज्यादा, करंट ज्यादा। आज थोड़ा बच्चों कैमरे में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कैमरा हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। लेकिन लकड़ी की बात करें, लकड़ी में एन क्या होते हैं? कम। एन क्या होते हैं? यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? ज्यादा, तो आर क्या होता है? कम, करंट ज्यादा। वुड में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, एक प्रकार से बिल्कुल जीरो होते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? इनफिनिटी। अगर ये अप्रोक्सीमेटली एन जीरो हो जाए तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट और करंट जीरो, करंट जीरो, क्योंकि 1/0 इनफिनिटी। अगर रेजिस्टेंस इनफिनिटी होगा तो करंट कितना हो जाएगा? जीरो, क्योंकि इसीलिए लकड़ी में करंट फ्लो नहीं करता, क्योंकि जो रेजिस्टेंस होता है लकड़ी का वो इनफिनिटी होता है, बहुत ज्यादा होता है, बहुत बहुत ज्यादा होता है, एक प्रकार से आप ये बोल सकते हो। एक पॉइंट बच्चों, आई थिंक आपको बच्चों ये टॉपिक भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पकड़ते हैं, आर इज
अब R इज इनवर्सली टू है, R इज इनवर्सली टू टू टू, क्लियर पॉइंट, R इज इनवर्सली टू टू। अब जो टो है बच्चों, ये हम दो कदम आगे एक टॉपिक करेंगे, इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस ऑफ टेम्परेचर, यानी कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस कैसे वो हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे देख लो एक बार, जो टो होता है वो इनवर्सली टेम्परेचर है। टो क्या है? इनवर्सली टू टेम्परेचर। टो रिलैक्सेशन टाइम इनवर्सली टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कहां चला जाए? ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। R इज यानी कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर हम इसको ध्यान से देखें इस पूरी कंडीशन को, ये टो की कंडीशन है, टो की। एन के तो क्या था? जिसके अंदर चार्ज कैरियर ज्यादा उसके लिए रेजिस्टेंस कम, करंट ज्यादा। जिसके लिए एन ज्यादा उसके लिए आर कम, करंट ज्यादा। आर एन कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा और करंट कम। ये हम देख चुके हैं। लकड़ी की बात भी कर ली और मेटल्स की बात भी कर ली। ऐसे ही टो की अगर बात करें तो रिलैक्सेशन टाइम है, ये क्या होता है बच्चों? ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर के इनवर्सली होता है, टेम्परेचर के इनवर्सली होता है। रिलैक्सेशन टाइम के बारे में अगर मैं आपको समराइज करूं, रिलैक्सेशन टाइम के बारे में बताऊं तो क्या होता है बच्चों? एवरेज टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? एवरेज टाइम। किस चीज का? तो कौन सा? टकराने का, एक इलेक्ट्रॉन का किसी आयन से या एक इलेक्ट्रॉन का किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ। देखिए बच्चों, ये है, यहां से लेके यहां तक जाने का टाइम t1, यहां से लेके यहां तक आने का टाइम t2, यहां से लेके यहां तक जाने का टाइम t3 और यहां से लेके यहां तक जाने का t4, t5, t6, t7, tn तक। यानी कि t1 प्लस t2 प्लस tn बाई n, ये क्या बन गया? एवरेज टाइम। क्या बन गया ये? एवरेज टाइम। और ये एवरेज टाइम किस चीज का है बच्चों? ये एवरेज टाइम है जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को टकराए, फिर वो किसी दूसरे आयन को या इलेक्ट्रॉन को टकराए, फिर से वो किसी दूसरे आयन या इलेक्ट्रॉन को टकराए। इन सब टाइम्स का एवरेज क्या कहलाता है? टो। क्या कहलाता है? टो। रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, ठीक हो गया। टो होता है वो इनवर्सली टेम्परेचर होता है। अब ये कैसे होता है? देखिए, सोच के देखो बच्चों, जितना टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाएंगे हम तो उतना ही स्पीड से भागेगा, उतना ही स्पीड से भागेगा। मतलब उसको इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट पे जाना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट जाना है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो टाइम क्या लगेगा? यहां से लेके यहां तक जाने में कम टाइम। क्या लगेगा? कम। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टाइम क्या हो जाएगा? कम। रिलैक्सेशन टाइम क्या करेगा? डिक्रीज। रिलैक्सेशन टाइम क्या करेगा? डिक्रीज। मतलब यहां से लेकर यहां जाने में टाइम कम लगेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो और स्पीड से भागेगा, तो यहां से लेकर यहां तक आने का टाइम कम। यानी कि टो इज इनवर्सली टू टेम्परेचर। ये हम दोबारा भी करेंगे, एक स्टेप आगे ही एक टॉपिक आएगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो घटेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो घटेगा, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि R इज इनवर्सली टू टो है। अगर टो घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। यानी कि शॉर्टकट में अगर हम सीधी सी बात बोलें, अगर हम ओवरऑल पूरी समरी देखें तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जो टो है, हम यहाँ पे होता क्या, ये होता क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। टो क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम। मैंने यहाँ पे टेम्परेचर का जिक्र क्यों किया? हम यहाँ पे टेम्परेचर के हिसाब से क्यों देख रहे हैं? हमको देखना चाहिए था यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम के हिसाब से। लेकिन बच्चों, जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। रेजिस्टेंस चार बातों पे डिपेंड करता है: लेंथ पे, एरिया पे, मटेरियल पे एंड टेम्परेचर पे, ना कि रिलैक्सेशन टाइम पे। अगर वो टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो हमने रिलैक्सेशन टाइम के बाद ऑटोमेटिक कर ली। तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इसलिए हमको टो का रिलेशन टेम्परेचर के साथ देखना पड़ा। इसलिए हमें टो का रिलेशन टेम्परेचर के अनुसार देखना पड़ा। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। कैसे बच्चों? एक इमेजिन करके देखिए, अगर हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, एक वायर है उसमें इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं। अगर इलेक्ट्रॉन की टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो उनका कोलिजन रेट बढ़ जाएगा, टकराएंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन आपस में स्पीड से टकराएंगे, और जितना स्पीड से टकराएंगे उनकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम। यानी कि चार्ज की स्पीड क्या हो जाएगी? कम।
अगर चार्ज की स्पीड क्या हुई कम, तो मतलब करंट घट गया। करंट घटने का मतलब क्या है बच्चों, रेजिस्टेंस बढ़ गया। मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा और टेम्परेचर डिक्रीज करने से रेजिस्टेंस घटेगा। तो रेजिस्टेंस 4 बातों पे डिपेंड करता है, 4 बातों पे डिपेंड करता है, लेंथ, एरिया, मटेरियल एंड टेम्परेचर। आई थिंक बच्चों आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। ऐसे ही रजिस्टिविटी 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, लेंथ और एरिया के इंडिपेंडेंट होती है, उस पर डिपेंड नहीं करती, मटेरियल पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। जैसे टॉपिक्स हमने यहाँ पे देखे थे रेजिस्टेंस के लिए, ऐसे ही हमने यहाँ पे भी समझना है। अगर n, देखिए यहाँ पे भी क्या है, n इनवर्सली है, अगर n बढ़ेगा तो रो घटेगा, n घटेगा तो रो बढ़ेगा। यानी चार्ज कैरियर किसी के लिए ज्यादा है तो उसकी रजिस्टिविटी घटेगी, जिसके लिए चार्ज कैरियर कम है उसके लिए रजिस्टिविटी बढ़ेगी। चार्ज कैरियर घटेंगे तो रजिस्टिविटी बढ़ेगी, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एंड टेम्परेचर की भी क्या है, इनवर्सली। और इसका मतलब अगर रो टेम्परेचर के क्या है, इनवर्सली, तो सॉरी, अगर रो रिलैक्सेशन टाइम के इनवर्सली है, अगर रो रिलैक्सेशन टाइम के इनवर्सली है, रिलैक्सेशन टाइम के इनवर्सली है और रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर के इनवर्सली है, तो टेम्परेचर कहां चला जाएगा, ऊपर। तो रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि जो रो है वो टेम्परेचर पे भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जैसे रेजिस्टेंस करता है जैसे, ऐसे ही टेम्परेचर भी करता है। बच्चों देखो दोनों क्वांटिटी सेम होगी प्रकार से, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कोई फर्क ही नहीं लग रहा है ऐसा तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में फर्क क्या है, अगर हम इस बात को देखें तो इस बात को भी समझ लेते हैं। और मैंने आपको एक टॉपिक बताया था कंडक्टिविटी, क्या बताया था बच्चों, कंडक्टिविटी 1 by रो, 1 by रेजिस्टिविटी नोन एज कंडक्टिविटी, n e का स्क्वायर टू बाय m, यानी कि रेजिस्टिविटी का उल्टा n e स्क्वायर टू बाय m कंडक्टिविटी। अब हम समझ रहे हैं बच्चों, आई थिंक बच्चों आपको टॉपिक सारा क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को एक बार समझ लें क्या होता है। देखिए बच्चों, बाय ट्रांसपोज कीजिए, एक वायर है, इसका वॉल्यूम कितना है v, इसका वॉल्यूम कितना है v, और वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू एरिया, वॉल्यूम का फार्मूला होता है। अगर हम रेजिस्टेंस का फार्मूला देखें तो रो एल बाय ए, अगर हम रेजिस्टेंस का फार्मूला देखें तो बच्चों क्या होता है, रो एल बाई, ठीक है। इफ क्या हो जाए, इफ L इज इक्वल टू 1 एंड A इक्वल टू 1, यानी कि L इक्वल टू 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर, A इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस दौरान वॉल्यूम कितना हो गया, अगर हम L की वैल्यू 1 और एरिया भी 1 पुट कर दें तो 1 इंटू 1 यानी कि 1 मीटर क्यूब और 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब और 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट बच्चों देखिए ध्यान से, L की वैल्यू 1 और A की वैल्यू 1 पुट कर दो, ठीक है भाई, कर दी, ये कर दी हमने, ये कर दी। करने के बाद क्या आया, R इज इक्वल टू क्या आ गया, रेजिस्टिविटी, यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर आ गया, रेजिस्टिविटी के, रेजिस्टेंस किसके बराबर आ गया, रेजिस्टिविटी के। इस बात को समझो क्या, कैसे, देखिए बच्चों एक वायर है, हमने उसमें से कुछ करंट पास किया, और वो वायर, उसकी जो लेंथ है यूनिटी है, कितनी है, यूनिटी है, मतलब 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर या 1 मीटर, 1 होनी चाहिए, वो कुछ भी हो, और उसका एरिया कितना है, यूनिट स्क्वायर, क्या है, यूनिट स्क्वायर, यानी कि एक ऐसी वायर जिसकी लेंथ यूनिटी हो और एरिया भी यूनिटी हो, तो उस वायर में से जो भी हम करंट पास करेंगे और उस करंट को रोकने के लिए जो रेजिस्टेंस बनेगा, L इक्वल टू 1, A इक्वल टू 1, 1 बाय 1, यानी कि फिर से अगेन एक वायर है, उसकी लेंथ 1 एरिया भी 1, कुल मिला के उसका वॉल्यूम कितना 1, उसका वॉल्यूम भी 1,
एक ऐसी वायर जिसकी लेंथ भी 1 हो और एरिया भी यूनिटी हो 1 हो, उसमें से करंट पास करेंगे तब जो रेजिस्टेंस बनेगा वो क्या कहलाएगा? रेजिस्टिविटी। क्या कहलाएगा? रेजिस्टिविटी। यानी कि एक यूनिट वॉल्यूम में से कुल मिला के वॉल्यूम कितना हो गया उस वायर का, जिसका लेंथ भी 1 और एरिया भी 1 हो, तो उस वायर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? यूनिटी। उसका भी 1 वॉल्यूम, 1 को क्या बोलते हैं? यूनिटी। यानी कि एक ऐसी वायर, एक ऐसा सब्सटेंस जिसका वॉल्यूम कितना हो? 1 यूनिट हो। कितना हो? यूनिट हो, 1 यूनिट हो, तो उसमें करंट पास करने के बाद जो रेजिस्टेंस बनेगा क्या कहलाएगा? रेजिस्टिविटी। क्या कहलाएगा? रेजिस्टिविटी। क्लियर पॉइंट बच्चों? और ये तो क्या रेजिस्टिविटी। अगर हम रेजिस्टेंस देखें, अगर हमें उस वायर का रेजिस्टेंस देखना तो उस पूरे वॉल्यूम में से देखिए बच्चों, एक वायर है, इसका वॉल्यूम कितना है? 100। कितना है? 100। तो इसमें से हम क्या पास कर दिया? करंट आई। क्या पास कर दिया? करंट आई। एक वायर है, उसका वॉल्यूम 100 है, हमने उसमें करंट आई पास किया, तो इस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस ही बोलेंगे। यानी कि ये वायर जब करंट के फ्लो को रोक रही होगी, क्लियर पॉइंट, इस वायर के अंदर जो भी चार्ज के फ्लो को रोक रहा है वो क्या कहलाएगा? रेजिस्टेंस। तो बोलेंगे उसको रेजिस्टेंस ही। लेकिन इसके हम 100 टुकड़े कर दिए, 100 टुकड़े कर दिए, यानी कि हम सपोज किया एक टुकड़ा ऐसा है, जो टुकड़े के टुकड़ा ऐसा है और उसमें से करंट पास किया उतना ही जितना ऊपर कर रहे थे, तो इसका वॉल्यूम कितना है? यूनिटी, यानी कि 1। अब जो इसमें रेजिस्टेंस बनेगा वो क्या कहलाएगा? रेजिस्टिविटी। क्या कहलाएगा? यानी कि पूरे वॉल्यूम का रेजिस्टेंस ही कहलाता है। पूरे वॉल्यूम का रेजिस्टेंस एंड यूनिट वॉल्यूम का रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी कहलाता है। एंड यूनिट वॉल्यूम का रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी कहलाता है। आई थिंक बच्चों आपको रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी में डिफरेंस समझ में आया होगा। क्लियर पॉइंट बच्चों? एक चीज नोट करो, रेजिस्टेंस में लेंथ भी है कुछ ना कुछ और एरिया भी है, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टिविटी में देखिए ध्यान से, लेंथ कितना है? 1, एरिया कितना है? 1। यानी कुल मिला के रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? मटेरियल एंड टेम्परेचर पे। मटेरियल एंड टेम्परेचर के ऊपर। नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चों वो अपना है रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बीच में हमें रिलेशन देखना है। और ये ओम्स लॉ की एक थर्ड डेफिनेशन भी बन जाती है। अगर आप इसको थर्ड डेफिनेशन ओम्स लॉ में बोलना चाहो तो आप इसको भी बोल सकते हो, लेकिन इसको ज़्यादातर हम ओम्स लॉ के डेफिनेशन में यूज नहीं करते, लेकिन आप इसको बोल सकते हो। इसका जो फॉर्मूला लास्ट में निकल गया, कैसे? देखिए, आई का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? एन ई ए वी डी, एन ई वी डी, एन ई वी डी, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर पॉइंट बच्चों? अब आगे एन ई ए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? वी डी, वी ई एम एल टू, वी ई एम एल टू, वी ई एम एल टू, वी ई एम एल टू। अच्छा, V बाई एल क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। V बाई एल पोटेंशियल अपॉन लेंथ, पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक हो गया, यानी कि ये क्या बच गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो J इक्वल टू एन ई इंटू ई, क्या बन गया? E का स्क्वायर A n E का स्क्वायर टू बाई M ध्यान से देखिए बच्चों, n E इंटू ई, E का स्क्वायर A टू बाई M, और V बाई एल E, V बाई एल क्या आ गया? E। क्लियर पॉइंट? ये A क्या उठाकर कर दो, कहां पे कर दो भाई? सॉरी, A क्या कर दो? नीचे उठा के यहां पुट कर दो, या दोनों तरफ A से डिवाइड, दोनों तरफ A से डिवाइड, A से A कैंसिल। करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया नोन एज करंट डेंसिटी, नोन एज करंट डेंसिटी। तो n E का स्क्वायर टू बाई M इंटू E। इस चीज नोट करो बच्चों, ये जो फॉर्मूला टाइप आपको लग रहा है n E का स्क्वायर टू बाई M,
एन ए का स्क्वायर 2 बाय एम, ये क्या बन गया 1 बाय रो, क्या बन गया 1 बाय रो, 1 बाय रो, 1 बाय रो, और 1 बाय रो मतलब 1 बाय रेजिस्टिविटी नोन एज कंडक्टिविटी, यानी कि J इक्वल टू सिग्मा ई, सिग्मा ई। और ये क्या है कांस्टेंट, अगर ये कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट, J इज इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, यानी कि करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी एक ओम्स लॉ की डेफिनेशन बोली जाती है बच्चों, ये भी एक ओम्स लॉ की डेफिनेशन बोली जाती है, ध्यान से देख लो। I इक्वल टू एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी की वैल्यू वी ई एम एल टू, वी ई एम एल टू, वी बाई एल क्या होता है ई, क्या होता है ई, एन ए का स्क्वायर, एन ए का स्क्वायर ए टू बाई एम, दोनों तरफ करंट से क्या करती है, एरिया से क्या करती है डिवाइड, दोनों तरफ एरिया से डिवाइड, ए से कैंसिल, तो करंट पर यूनिट एरिया करंट डेंसिटी एन ई स्क्वायर टू बाई एम इनटू ई, ये क्या बन गया 1 बाय रो, वो देखो बच्चों वहां पे 1 बाय रो, अगर ये 1 बाय रो है तो 1 बाय रो मतलब 1 बाय रेजिस्टिविटी नोन एज कंडक्टिविटी सिग्मा, एंड ये क्या कांस्टेंट, अगर हम कांस्टेंट हटाएंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन आ जाएगा, यानी कि करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। आई थिंक बच्चों आपको ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। अब बच्चों आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। टॉपिक क्या बच्चों, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, यानी कि टेम्परेचर का रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। एक बार बच्चों कैमरा चेक कर लेते हैं, बिल्कुल हमारा जो कैमरा वो बिल्कुल ओके है, बार बार चेक करना पड़ता है इसको। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, देखिए बच्चों एक फॉर्मूला याद रखिए, इस फॉर्मूला को याद रखिए बच्चों, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस के लिए। इसमें आरटी क्या है, इसमें आरटी है बच्चों रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेल्सियस, किसी सब्सटेंस का जो रेजिस्टेंस है किसी टी डिग्री सेल्सियस के ऊपर, टी डिग्री सेल्सियस। रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, resistance at T degree Celsius and resistance at 0 degree Celsius. Alpha thermal coefficient of temperature, thermal coefficient of temperature delta T, change in temperature, change in temperature. रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेल्सियस, किसी भी टी डिग्री पे, 5 पे, 7 डिग्री पे, 10 डिग्री पे, 15 पे, 100 पे, 200 पे, कितने डिग्री टेम्परेचर की बात हो रही है, टी डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। अल्फा थर्मल कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, सॉरी थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। ये सारी चीजें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो हम एक बार इसको रफ करके और अपने डेरिवेशन पे ध्यान देते हैं। देखिए बच्चों आर टी इज इक्वल टू आर नोट, इसको अंदर मल्टीप्लाई आर नोट प्लस आर नोट अल्फा डेल्टा टी, इसको उठा के सिर्फ ले आओ आर टी माइनस आर नोट अल्फा डेल्टा टी, आर नोट को उठा ला नीचे, यानी कि अल्फा डेल्टा टी इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नोट बाई आर नोट। क्लियर पॉइंट, डेल्टा टी को उठा के ले जाओ नीचे, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नोट बाई आर नोट 1 बाई डेल्टा टी, 1 बाई डेल्टा टी।
ये हमारा किसका फार्मूला आ गया बच्चों, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ध्यान से सुनिए इस बात को। देखिए किसी भी टेम्परेचर के ऊपर जो रेजिस्टेंस होता है ये उसका फार्मूला है। किसी भी टेम्परेचर पे जो किसी भी टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस है कितना होगा, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, यानी कि आर टी, आर नोट को अंदर मल्टीप्लाई करो, आर नोट को अंदर मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू आर नोट प्लस आर नोट अल्फा डेल्टा टी, आर नोट अल्फा डेल्टा टी, इसको उठा के ले जाओ इस तरफ, माइनस हो गया आर नोट अल्फा डेल्टा टी। अब आर नोट उठा लाए कहां पे, नीचे, यानी कि आर टी माइनस आर नोट, आर टी माइनस आर नोट बाई आर नोट। अब ये हमारी क्वांटिटी यानी अल्फा डेल्टा टी एक तरफ बच गया, डेल्टा टी को कहां ले गए, नीचे, कहां पे ले गए, देखिए बच्चों ऊपर क्या है, ऊपर ध्यान से देखो, ऊपर है आर टी माइनस आर नोट, आर टी माइनस आर नोट, आर टी क्या है, किसी भी टेम्परेचर पे ये क्या है, इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, आप ये समझ लो फाइनल माइनस इनिशियल मतलब चेंज इन रेजिस्टेंस, मतलब चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय ये क्या फाइनल, ये क्या ओरिजिनल, ये क्या होगा फिर, अगर ये ओरिजिनल है तो ये भी ओरिजिनल, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस। ऊपर क्या है, रेजिस्टेंस का चेंज टेम्परेचर के अनुसार, नीचे क्या है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस। ऊपर बच्चों किसी भी क्वांटिटी का चेंज हो, ऊपर किसी भी क्वांटिटी का चेंज हो और नीचे उसका ओरिजिनल हो, ऊपर किसी भी क्वांटिटी का चेंज हो, नीचे उसका ओरिजिनल हो। आपने केमिस्ट्री में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ा होगा, आपने केमिस्ट्री में, हम यहाँ केमिस्ट्री की बात नहीं करने वाले, बस एक एग्जांपल जो मेरे को याद आ गया, ऐसे कभी पढ़ा था हमने प्रश्न में, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। उसमें क्या होता है, ऊपर होता है बच्चों, अगर आपको ध्यान हो जैसे चेंज इन प्रेशर, ऊपर क्या होता है, ऊपर चेंज इन प्रेशर, नीचे ओरिजिनल प्रेशर, चेंज इन प्रेशर बाय ओरिजिनल प्रेशर, उसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव चेंज इन प्रेशर। क्या बोलते हैं, रिलेटिव चेंज इन प्रेशर, यानी कि ऊपर किसी भी क्वांटिटी का चेंज हो, नीचे क्या हो, ओरिजिनल, नीचे क्या हो, ओरिजिनल, तो वो क्या बोला जाएगी क्वांटिटी, रिलेटिव चेंज इन रेजिस्टेंस, रिलेटिव चेंज इन रेजिस्टेंस। वहां पे क्या था, प्रेशर, तो रिलेटिव चेंज इन प्रेशर, यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस, तो रिलेटिव चेंज इन रेजिस्टेंस, रिलेटिव चेंज इन रेजिस्टेंस बाय डेल्टा टी, बाय डेल्टा टी, डेल्टा टी। अब हमें अल्फा यानी कि थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की डेफिनेशन लिखनी हो, अगर हमें ये समझना हो कि थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि अल्फा, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा क्या होता है, क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखो, इट इज द रेशियो ऑफ रिलेटिव चेंज इन रेजिस्टेंस, कितना रेजिस्टेंस चेंज हुआ, कितना रेजिस्टेंस चेंज हुआ, रिलेटिव चेंज इन रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, कितना रेजिस्टेंस चेंज हुआ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, पर डिवाइडेड बाय पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे कितना रेजिस्टेंस चेंज हुआ, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे कितना रेजिस्टेंस चेंज हुआ, इज नोन एज थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, नोन एज थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द relative change in resistance per degree rise in temperature, पर डिग्री का मतलब 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे कितना रेजिस्टेंस चेंज होता है, क्या कहलाएगा बच्चों, अल्फा, अल्फा फॉर थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अगर आपको बच्चों अल्फा थोड़ा सा और समझना हो, थोड़ा सा, तो याद करो, अगर मैं इसको रफ कर दूं, सारा रफ करने जा रहा हूं, अगर आप स्क्रीनशॉट या फिर इसको उतारना चाहो तो उतार सकते हो। देखिए बच्चों, हमने ये टॉपिक समझ लिया है, पढ़ लिया है, ठीक है, देखिए V इक्वल टू U प्लस
80 होता था। वैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, कोई यहाँ पे हम डीप नहीं जाएंगे, पर अगेन थोड़ा सा एग्जांपल, v इक्वल टू यू प्लस 80। यहाँ पे ये क्या हो गया, अगर हम v फाइनल वेलोसिटी, फाइनल रेजिस्टेंस, ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी किसी भी टाइम पे, फाइनल रेजिस्टेंस किसी भी टेम्परेचर पे, आर नॉट क्या है, इनिशियल रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस 0 पे, मतलब इनिशियल, और ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी ये क्या है, देखिए, देखो ध्यान से देखो, इस क्वांटिटी के हिसाब से क्या देखी हमने, फाइनल वेलोसिटी, इसी क्वांटिटी के हिसाब से क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इसी क्वांटिटी के हिसाब से क्या है, फाइनल टेम्परेचर, और इसी के हिसाब से क्या, इनिशियल टेम्परेचर। अगर यहाँ पे ये क्या है, कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट, अल्फा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन प्लस वन में जाओ, याद करो एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट, तो यहाँ पे अल्फा, आर नॉट अल्फा क्या है, आर नॉट अल्फा भी कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, क्या बच्चों, कांस्टेंट। मैंने आपको समझाने के लिए यानी कि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, ऐसे अल्फा यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, आर नॉट अल्फा कांस्टेंट है। बस आपको एक रिलेशन बना के दिखा रहा हूँ कि भाई ऐसा बनता है यहाँ पे, और रियलिटी में बनता है ऐसा, और यही रिलेशन है। मैं चाहता हूं आप इसको अब थोड़ा सा खुद समझें, थोड़ा सा खुद समझें। ऐसे ही रेजिस्टिविटी के टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी, ऑन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी, मतलब सेम बिल्कुल, resistivity at T degree Celsius is equal to R naught 1 plus alpha delta T. RT is equal to R naught plus R naught alpha delta T. RT minus R naught alpha delta T. इस उठा के नीचे ले आओ, RT minus R रो नोट, सॉरी रोटी आ गया यहाँ पे, रोटी रो नोट, रोटी रो नोट, रोटी रो नोट, रोटी रो नोट बाय रो नोट अल्फा डेल्टा टी। ऐसे अल्फा क्या आ जाएगा बच्चों, रो टी माइनस रो नोट बाय रो नोट बाय डेल्टा टी। बच्चों जहां पे आर था, रेजिस्टेंस था, जहां पे आर यानी कि रेजिस्टेंस था, वहां पे क्या हो गया, रेजिस्टिविटी, क्या हो गया, रेजिस्टिविटी। ये क्या है, रेजिस्टिविटी एट टी डिग्री सेल्सियस, ये क्या है, रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस, 1 प्लस अल्फा, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, एंड डेल्टा टी क्या बच्चों, चेंज इन टेम्परेचर, क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। हमने रो नॉट को अंदर मल्टीप्लाई किया, रो नॉट प्लस रो नॉट अल्फा डेल्टा टी, इसको उठा के इस तरफ ले, इसको उठा के नीचे ले, अल्फा डेल्टा टी, इसको उठा के नीचे ले, ऊपर क्या आ गया, चेंज इन रेजिस्टिविटी, चेंज इन रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी नॉट रेजिस्टेंस, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रेजिस्टिविटी, ओरिजिनल रेजिस्टिविटी, क्योंकि यहाँ पे हम किसके लिए देख रहे हैं, रेजिस्टिविटी के लिए, यानी कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का इफेक्ट हम रेजिस्टिविटी पे देख रहे हैं, किस पे देख रहे हैं, रेजिस्टिविटी पे। तो क्या आ जाएगा बच्चों, रिलेटिव, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, रिलेटिव चेंज इन रेजिस्टिविटी बाय डेल्टा टी। मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ऊपर किसी भी क्वांटिटी का चेंज हो, नीचे उस क्वांटिटी क्या हो, ओरिजिनल हो, उस क्वांटिटी का ओरिजिनल हो, यानी कि चेंज इन रेजिस्टेंस बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस इज नोन एज रिलेटिव चेंज इन रेजिस्टिविटी, रिलेटिव चेंज इन रेजिस्टिविटी। क्लियर पॉइंट। अगर अल्फा यानी कि थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन देखनी हो तो क्या बनेगी बच्चों, यहां से रिलेटिव चेंज इन रेजिस्टिविटी पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, relative change in resistivity per degree rise in temperature known as thermal coefficient of resistivity, thermal coefficient of resistivity। अब हम बच्चों ये देख लेते हैं अल्फा की वैल्यू किसके लिए क्या होगी, मैं इसको रफ करने जा रहा हूं। फोर मेटल्स, अल्फा की वैल्यू, मेटल के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। याद रखिए बच्चों, मेटल के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ये हम देख भी चुके हैं, फिर से एक्सप्लेन कर लेंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत।
फॉर सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा क्या होता है बच्चों? नेगेटिव। टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस घटता है, रेजिस्टेंस घटेगा। एंड फॉर एलॉय स्मॉल चेंज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ध्यान से देखिए बच्चों, मेटल्स के लिए अपना कैमरा चेक कर लेते हैं एक बार। बहुत बार कैमरे में प्रॉब्लम आ जाती है। फॉर मेटल्स अल्फा की वैल्यू क्या होगी बच्चों? पॉजिटिव। किसके लिए? टेम्परेचर बढ़ेगा, अल्फा के लिए पॉजिटिव, किसके लिए? मेटल्स के लिए। अल्फा के लिए पॉजिटिव, किसके लिए? मेटल्स के लिए। कैसे? अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो फॉर्मूला लिख लो ना बच्चों, एक बार फॉर्मूला लिख लो, RT माइनस R0 बाय R0। मतलब टेम्परेचर के अनुसार रेजिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब फाइनल रेजिस्टेंस ज्यादा। टेम्परेचर के अनुसार रेजिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब फाइनल रेजिस्टेंस ज्यादा। ये बड़ा, ये छोटा, तो मतलब पॉजिटिव। सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा नेगेटिव। क्यों? टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, यानी कि फाइनल रेजिस्टेंस कम, ये बड़ा, तो नेगेटिव। एलॉय के लिए क्या होता है बच्चों? एलॉय के लिए स्मॉल चेंज होता है, मतलब रेजिस्टेंस में चेंज होता है, लेकिन बहुत स्मॉल होता है। सेमीकंडक्टर का अगर एग्जांपल देखें तो जर्मेनियम सिलिकॉन हुआ। एलॉय के लिए मैंगनीन कॉन्स्टेंटेंटल मैंगनीन एंड कॉन्स्टेंटेंटल एलॉय के लिए एग्जांपल रहेगी। उसके लिए क्या होता है? स्मॉल चेंज होता है विद राइजिंग टेम्परेचर बढ़ेगा तो चेंज होगा, पर बहुत ज्यादा स्मॉल होता है। मैंगनीन एंड कॉन्स्टेंटेंटल फॉर आई थिंक बच्चों आपको ये टॉपिक सारे समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं बच्चों जल्दी ही। थैंक यू।